हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। अगला प्रश्न है काल से जुड़े शब्द। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे जो है वो भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले 3 प्रकार के वाक्यों में किया जाता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो क्वेश्चन क्या है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले 3 वाक्य आपको बनाने हैं। यहां लिखा है भूतकाल। भूतकाल में क्या क्या आता है? कल, परसों, पहले, पिछला, बीते हुए। वर्तमान काल में आज की बात होती है, अभी की बात होती है, अब की बात होती है और हमेशा की बात होती है, आजकल की बात होती है। भविष्य काल में कल होता है, आने वाला कल यानी परसों, आने वाला परसों, अगला दिन, अगला साल, अगला महीना, आने वाला समय, जल्दी ही। ये शब्द, इन शब्दों को लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं। काल का पहला है भूतकाल। भूतकाल के जो वाक्य हैं वो हैं, कल हम पिकनिक पर गए थे, परसों हमने एक फिल्म देखी थी, पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। ये थे, थी और रहा, ये भूतकाल की पहचान है। और वर्तमान काल के जो वाक्य हैं वो, मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूं, प्रतीक हमेशा समय पर आता है, आजकल मौसम सुहावना हो रहा है। तो ये वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के ये तीनों हैं, में जो भी क्रिया शब्द रहेगा वो वर्तमान काल की पहचान होती है। अब है भविष्य काल, और भविष्य काल की पहचान गागेगी होती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे, आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये आऊंगा, होंगी और आएंगे, ये है भविष्य काल की पहचान। इसका ख प्रश्न है, आपने जो भी वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या फिर भविष्य काल में हुआ है। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो जो वाक्य बनाए हैं उनके क्रिया शब्दों को देख करके आप बताइए कि कौन सा वर्तमान है, कौन सा भूत और कौन सा भविष्य है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ऊपर ही समझाते हुए आई हूं कि कल हम पिकनिक पर गए थे, परसों हमने फिल्म देखी थी और पिछले सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। तो यही जो अंडरलाइन किए गए हैं यही पहचान होती है भूतकाल की, जिसमें था आता है या फिर कर लिया, यह रहा, इस तरह के शब्द आते हैं। और वर्तमान काल की पहचान आया हूं, आता है, ये है वर्तमान काल की पहचान। हो रहा है, और भविष्य काल की पहचान है आएंगे, होंगी, आऊंगा, गागेगी, ये भविष्य काल की पहचान है। अगर क्रिया शब्द जो है वो गागेगी में है तो ये भविष्य काल होता है। आगे है पाठ से आगे आपकी बात। खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे का अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा कीजिए। यहाँ हम घटना साझा कर रहे हैं अपनी, आप कोई दूसरी घटना भी लिख सकते हैं, मैंने बस आपकी सुविधा के लिए ये एक घटना यहाँ पर दे दी है। एक बार मैं अपने एक दोस्त से नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसे कुछ कठोर शब्द कह दिए। तब मेरे मन में कोई विचार नहीं था, दिमाग में कुछ ऐसा खास नहीं था, बस ऐसे ही उसको कुछ थोड़ा सा डांट दिया, बस आवेश में प्रतिक्रिया दे दी। कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि उससे लड़ाई करनी है, लेकिन ऐसे ही हल्के फुल्के में भी उसको थोड़े से शब्द कठोर हमने कह दिए। लेकिन जैसे ही बात खत्म हुई मेरे मन में एक अजीब सी कसक थी कि काश मैं ऐसा ना कहता। तो कह देने के बाद मेरे मन में ऐसा हुआ कि अरे मैंने ये गलत कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। उसकी तो मेरे प्रति कोई बुरी मंशा नहीं थी, उत्तेजना में अपने दोस्त के कहे गए कठोर शब्द मेरे मन में खटकते रह गए। तो क्या हुआ कि दोस्त से नाराज हो गए थे, गुस्से में आकर
कुछ ज़्यादा शब्द कह दिए, लेकिन बाद में ऐसा अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर लेकिन जो कठोर शब्द कहे होते हैं वो तो फिर मन में खटकते रहते हैं, दोस्ती भी खराब हो ही जाती है उससे। तो तब मुझे ये पंक्ति सही लगी, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। अगर बिना विचार के हम कोई काम करते हैं तो फिर वो बाद में हमारे मन में खटकता रहता है। अगला प्रश्न है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले का अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देके समझाइए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अतीत को, बीते हुए समय को भूलना और भविष्य, आने वाले समय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बीती हुई बातों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम अपने अंदर ना तो सुधार कर पाएंगे और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। उदाहरण है कि एक दुकानदार ने अपने व्यापार में कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दी बिना सोचे समझे, तो उसे नुकसान हो गया। अब अगर वह हर समय यही सोचता रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने पैसे का घाटा हो गया, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, अगर वो इसी चिंता में रहे तो फिर आगे भी उसका नुकसान होगा, क्योंकि वो उसी सोच में रहेगा और अपने बिजनेस में ध्यान नहीं देगा, उसका व्यापार डूब जाएगा। इसके विपरीत, इससे उल्टा, अगर वो इस घटना से सीखे कि मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे नुकसान हुआ, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कोई नए तरीके सोचने हैं, अच्छी बात सोचनी है जिससे मेरा व्यापार आगे बढ़ सके और ऊपर चढ़ सके, तो फिर उसको व्यापार में फायदा हो सकता है। तो इसलिए हमें पुरानी बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? इन कुंडलियों के आधार पर मैं अपने जीवन में निम्नलिखित बदलाव लाना चाहती हूँ। हर काम सोच समझ कर करना, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। दूसरा है पुरानी गलतियों में ना उलझना, जो बीत गया उस पर दुख ना करना, उसे सीख लेना। आत्मग्लानि छोड़कर भविष्य सुधारने में लगना, मतलब अपने आप को ही मत कोसते रहो कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, कैसे होगा, अब आगे क्या करूं, बल्कि उसको छोड़ करके अपने आप को ज़्यादा कोसना नहीं चाहिए और भविष्य को सुधारने में लगना चाहिए। बीती बातों को बार बार मन में दोहराना नहीं चाहिए। सहजता को अपनाना चाहिए। जीवन में जो हमें आसान लग रहा है, जो आसानी से हमें मिल जा रहा है, उसमें हमें संतोष कर लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो उसके लिए ललचाना नहीं चाहिए। कृत्रिम या बनावटी जीवन के बजाय स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए जीवन में। अगर आपके पास है तो आप खाओ पहनो, लेकिन अगर नहीं है तो दूसरे की देखा देखी दिखावा नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास जरूर करना चाहिए, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। जितना भगवान ने हमें ताकत दे रखी है, जितना हमारे पास बुद्धि है, उसके हिसाब से हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा हो सके। अगला पॉइंट है कि जीवन को सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें हमेशा ये उम्मीद करनी चाहिए कि आगे कुछ अच्छा होगा। हर दिन एक नया अवसर मानकर ही जीना चाहिए। बीती बातों से डरकर नहीं, बल्कि निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावई। इस पंक्ति में खान पान सम्मान और राग रंग अच्छा ना लगने की बात की गई है। आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे का अर्थ ये है कि जब हमारे मन में पछतावा होता है, कोई चिंता होती है या हम दुखी होते हैं, तो ना तो हमें भोजन अच्छा लगता है, ना हमें किसी का मान सम्मान आदर कोई करता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रकार का कोई भी सुख, कोई भी आनंद, कोई भी खुशी हम नहीं कर पाते हैं। मैं मानती हूँ कि सम्मान इन सब में सबसे जरूरी है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। सम्मान आत्मसम्मान से जुड़ा है। सम्मान केवल वो नहीं होता जो दूसरे हमें देते हैं, बल्कि सम्मान वो भी होता है जो हम अपने आप को देते हैं। यदि व्यक्ति को समाज में या अपने मन में खुद के प्रति ही सम्मान नहीं है,
तो वो किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाएगा। अगर कोई इंसान ना हमेशा सोचता रहे कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये नुकसान कर दिया, तो फिर वो अपने आप को कभी भी सुखी नहीं रख सकता। वो हमेशा इसी आत्मग्लानि में रहेगा कि मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए, अपने आप को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सम्मान मिलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कोई हमें रेस्पेक्ट देता है, आदर देता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, हमें विश्वास हो जाता है कि हम ये काम अच्छे से कर लेंगे। तो फिर तब हमें खाना पीना, हंसना खेलना, उठना सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। आगे है कि सम्मान खोने पर अगर हमारा इज्जत खत्म हो जाए तो फिर बाकी चीजें सब बेकार हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को लोग तिरस्कार की नजर से, तिरस्कार मतलब घृणा से, नफरत से, मतलब छोटी नजर से देखते हैं कि ये बेकार है, तो किसी भी व्यक्ति की अगर इज्जत नहीं है समाज में, तो चाहे उसके पास कितनी ही सुख सुविधाएं हैं, कितना ही धन ऐश्वर्य है, स्वादिष्ट खाना है, तो उसका मन तो हमेशा दुखी ही रहेगा। अगला प्रश्न है हंसी जग में होत हंसाए। कभी कभी लोग दूसरों की गलतियों पर ही नहीं, उनके किसी भी काम पर हंस देते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी कुछ स्थितियों की सूची बनाइए जब किसी को आप पर या फिर आपको किसी और पर हंसी आई हो। ऐसी स्थितियां जब लोग मुझ पर हंसे, ये पॉइंट मैंने लिए हैं और आप इनको बदल भी सकते हैं। जब जो आपके जीवन में घटना घटी है आप वो लिख सकते हैं। मेरे द्वारा गलत शब्द का उच्चारण करने पर, जैसे संदेश शब्द को कई बार हमारे मुंह से निकलता है संदेश, कई बार टंग जो है हमारी ट्विस्ट हो जाती है, तो हम गलत उच्चारण कर देते हैं किसी शब्द का, तो लोग हंसने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पे क्लास में अक्सर होता है, मैम ने कुछ पूछा, बच्चे ने गलत उत्तर दे दिया, तो बाकी के बच्चे हंसने लगते हैं। स्पोर्ट्स डे पर रेस लगाने के दौरान जब रेस चल रही होती है, उस समय जो कोई बच्चा अगर गिर जाए तो फिर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं बैठने ही वाला था कि कुर्सी मेरे पैर से लगकर खिसक गई और मैं नीचे गिर गया। तो ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिए हैं जिन पर लोग मुझ पर हंसे। आप इनकी जगह पर कोई दूसरे पॉइंट भी ले सकते हैं। ऐसी स्थितियां जब मुझे किसी पर हंसी आई, तो मुझे कब कब हंसी आई? किसी ने पढ़ाई को पढ़ाई कह दिया, स्पीच देते समय जब एक विद्यार्थी घबरा गया, जब एक दोस्त स्कूल में लेट आने पर लड़कियों की लाइन में लग गया, तब मुझे उनके पर हंसी आई। दूसरा प्रश्न है ऐसी दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगता है और दूसरों को कैसा लगता होगा? ऐसी दोनों स्थितियों में मुझे कैसा लगता है? जब लोग मुझ पर हंसते हैं तो मुझे गुस्सा आता है और थोड़ी शर्म भी आती है, मैं झेप भी जाती हूँ और कभी कभी मुझे अंदर ही अंदर खुद पर भी हंसी आती है। और ऐसी स्थिति में दूसरों को भी बुरा लगता होगा। जब मैं उनके ऊपर हंसती हूँ तो उनको भी बुरा लगता होगा, उनको भी सेम ऐसा ही शर्मिंदा भी होते होंगे, वो उन भी झेप जाते होंगे और हो सकता है मन ही मन वो भी हंस रहे होते हैं अपने ऊपर। तीसरा प्रश्न है सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं है। मैं उस व्यक्ति से विनम्रता से के साथ कहूँगा कि गलती सबसे होती है, उस पर हंसने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। अगर यही भूल आपसे होती और सब हंसते आपके ऊपर तो आपको कैसा लगता? शायद मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी इस बात से उस व्यक्ति को अपनी गलती का पता चल जाए और वो ना हंसे आगे से। आगे हमें दिया हुआ है सोच समझकर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका क प्रश्न है आज के समय में कुछ लोग जल्दी में काम कर देते हैं या फिर जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या फिर जल्दी जल्दी काम करना बहुत नुकसान देता हो। यहाँ कुछ स्थितियां दे रखी हैं जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। पहला है चिकित्सा निर्णय। अगर देखिए कई बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाना है और बिना डॉक्टर की सलाह लिए हम केमिस्ट के पास ले आते हैं और दवा ले लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं, तो उससे भी कई गंभीर नुकसान हमको हो सकते हैं। गलत दवा लेना या गलत समय पर दवा लेना तो उससे हो सकता है कि किसी की जान भी चली जाए, तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है नौकरी बदलना या करियर संबंधी निर्णय। जब हमारी नौकरी बदलती है
बिना हम अपने भविष्य में हमें क्या चाहिए, हम कैसा चाहते हैं, किस जगह पर रहना है, कैसी नौकरी चाहिए, कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं, कितनी पैसे की हमें ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को सोचे समझे बिना अगर हम नौकरी छोड़ दें और कोई नई जगह काम करना चाहें, कोई नया काम करना शुरू करें, तो हो सकता है कि भविष्य में हमें पछताना भी पड़े। अगर नौकरी छोड़नी है हमें, हम बदलना चाहते हैं नौकरी को, दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो हमें अपने परिवार की बहुत सारी स्थितियों को पहले सोचना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि ड्राइविंग करते समय जल्दबाजी में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और सोच समझ कर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को हम देख नहीं रहे हैं, अनदेखा करके कहीं भी गाड़ी घुसा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाए और दूसरे किसी की भी जान चली जाए। तो ड्राइविंग करते समय कभी भी बिना सोचे समझे हमें नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है परीक्षा में उत्तर लिखते समय अगर आप बिना प्रश्न को पूरी तरह से पढ़े बिना या उसका उत्तर अपने दिमाग में लाए बिना लिखना शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध कुछ भी गलत शब्द लिख के आ जाते हैं, तो भैया एग्जाम में फेल ही तो होना है फिर। तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत नुकसान देगा। अब 5वां पॉइंट है किसी पर जल्दी भरोसा करना। जैसे आप लोग नए स्कूल में गए ना, फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स बनाने हैं, पहले उसका आचार व्यवहार सब कुछ देख लेना, उसके बाद उसे अपना फ्रेंड बनाना है। अगर हम किसी को ठीक से जाने बिना उस पर भरोसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें धोखा ही मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि आपको या आपके किसी परिजन को, परिजन होता है परिवार का सदस्य, नीचे दिए गए संदेश मिलते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखें कौन से संदेश हमें मिल रहे हैं। संदेश है आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तो ओटीपी किसी को ना दें, तुरंत कॉल को कट कर दें और अपने बैंक से संपर्क करें। दूसरा, बधाई हो आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, सत्यापन के लिए 5000 इस नंबर पर भेज दें। संदिग्ध वेबसाइट पर कोई भुगतान न करें, ऐसी वेबसाइट को साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें। तीसरा संदेश मिल रहा है, गलती से आपके नंबर पर 1000 का रिफंड भेजा है, कृपया रिफंड वापस भेज दें। किसी अनजान को पैसा कभी नहीं भेजना। आपने बैंक ऐप में सभी लेन देन की जांच करें, यदि पैसा कट गया है तो तुरंत बैंक को सूचित करें। चौथा संदेश है, आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, केवाईसी अपडेट करने के लिए हमें आधार और पैन की फोटो भेजें, पैन कार्ड की। इस प्रकार के कॉल को तुरंत काट दें, बैंक से सीधे संपर्क करें। फोन पर आधार या पैन कार्ड, कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है। और 5वां संदेश, आपके मनपसंद मोबाइल पर 70% तक की डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस ऑफर के खत्म होने से पहले आप हमें पेमेंट भेज दें। तो ऐसी कोई छूट कोई नहीं देता, किसी को भी कोई ऑफर नहीं देता है, इसके झांसे मत आए, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करें। अगला मैसेज है कि मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं, ट्रेन में फंसा हूं, तुरंत 5000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। व्यक्ति की पहचान की पहले पुष्टि करें कि वाकई वो आपके चाचा हैं। अपने चाचा के फोन पर कॉल कर लें, या घर पर चाची को या उनके बच्चों को, परिवार के किसी दूसरे सदस्य को जरूर बताएं कि ऐसा कॉल आ रहा है। अगला संदेश है, इस ऐप को डाउनलोड करें और 1000 का कैशबैक पाएं। किसी भी अनजानी वेबसाइट को कभी भी आप डाउनलोड ना करें और इस ऐप की समीक्षा और रेटिंग जरूर देख लें। अगर कोई डाउटफुल ऐप है तो अपने फ़ोन से बिल्कुल उसे हटा दें। अगला संदेश है कि मुफ्त में गिफ्ट पाने का मौका है, इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी हमें दें। तो किसी भी संदिग्ध विज्ञापन एड्स जो होती हैं उन पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए और ब्राउज़र में पॉपअप ब्लॉकर चालू रखना चाहिए। अगला संदेश हो सकता है, आपको बिना गारंटी के तुरंत 50,000 का लोन मिल सकता है, अभी प्रोसेसिंग फीस भरें। तो कभी भी किसी को भी कोई पैसा आपको नहीं देना है। अगर ऐसी कोई मैसेज आपको आया तो आप किसी रजिस्टर्ड बैंक से पता कर सकते हैं या फिर साइबर क्राइम सेल 1930 पर आप फोन करके उन्हें सूचना दे सकते हैं। अगला संदेश हो सकता है, इस लिंक पर क्लिक करें और 100 रुपए का फ्री मोबाइल रिचार्ज पाएं। तो पहली बात तो ये कि आपको कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर कोई भी आपका रिलायबल व्यक्ति इस लिंक को नहीं भेज रहा है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है
और आपको बहुत डर है तो साइबर सेल को सूचित करें। अगला संदेश है, आपका एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है, इसे तुरंत अपडेट करने के लिए पिन बताएं। तो अपने फोन से कोई भी पिन नंबर किसी को भी साझा नहीं करना है। एटीएम कार्ड की जानकारी भी किसी को नहीं देनी है। अपने एटीएम कार्ड के लिए सिर्फ अपने बैंक से ही संपर्क करना होता है। अगला संदेश, आपका पेमेंट फंसा हुआ है, इसे रिफंड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। एक तो हमें कभी भी पिन नंबर नहीं बताना चाहिए किसी को, दूसरा कोई भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उस सामने वाले को विश्वास ना करते हो उस व्यक्ति पर। अगर कोई भी गतिविधि आपको ऐसे लग रही है कि ये बहुत ही डाउटफुल है तो फिर आप बैंक में भी सूचना दे सकते हैं या फिर पुलिस से भी मदद ले सकते हैं। आगे है इसका ग प्रश्न कि नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, इन स्थितियों में अगर आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। पहला है, सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसका क्या परिणाम होगा। सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या झूठा समाचार कई आते हैं, उन पर भरोसा करके अगर हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे ये काम करते हैं तो कई बार हमें इसके बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। खासकर जब बात बहुत पावरफुल हो, सोशल मीडिया की हो, जैसे गलत सूचना फैल सकती है। अगर झूठा समाचार हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, हमने उसकी हकीकत नहीं जानी और उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया तो कई लोगों को वो झूठ पता चल जाएगा जिससे वो सच मानकर घबराएंगे और कोई गलत कदम भी उठा सकता है। किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है कि जो भी मैसेज हमें सोशल मीडिया से जो भी मैसेज हमें मिल रहा है हो सकता है उसमें किसी की प्रतिष्ठा को, किसी का नाम है दुनिया में, समाज में बहुत बड़े नाम वाला कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कोई झूठी खबर है तो उसका तो नाम खराब हो जाएगा ना। ये मानसिक आघात और सामाजिक बहिष्कार तक पहुंचा सकता है। इससे क्या होगा कि उसको मेंटली टॉर्चर करना हो गया है, उसके बारे में गलत खबर फैलाना, और हो सकता है कि उसे समाज से बाहर बेदखल कर दिया जाए, इतनी गलत खबर हमने उसके बारे में फैला दी है, तो ये नुकसान हो सकता है। इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर हम झूठी खबर कोई फैलाते हैं तो कई बार साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराधी मान लिया जाता है और फिर उस हिसाब से दंड भी मिलता है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। विश्वास खो सकता है जब लोग जानेंगे कि आप तो भाई ऐसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं, बिना सोचे समझे, संदेश को जानते नहीं हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो आपके मैसेज को सीरियसली नहीं लेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और फिर क्या हो सकता है कि हमें खुद को भी, अगर हम ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और हम किसी स्कैम में फंस जाते हैं, किसी का नुकसान हमारे द्वारा हो जाता है, तो हमें हमेशा ये पछतावा रहेगा कि मैंने बिना सोचे समझे वो मैसेज क्यों फॉरवर्ड किया था, मेरी हरकत की वजह से किसी व्यक्ति को इतना नुकसान हो गया। तो हम डर भी जाएंगे और शर्मिंदा भी हो जाएंगे और हम अपने अंदर से एकदम से हमें दुख होगा, गलानी होगी, हम अपने आप को कोसेंगे। तो ये स्थितियां हमारे साथ पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उसकी हकीकत को जान लेना है। और ज़्यादा अच्छा तो यही है कि हम किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचें जो इस तरह के मैसेज होते हैं। गुड मॉर्निंग वगैरह के मैसेज तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं इजीली। दूसरा है कि जल्दबाजी में आप बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने आपका चालान काट दिया है। तो क्या होगा कि पुलिस ने अगर हमारा चालान काट दिया है तो हमें वो चालान की राशि जमा करानी पड़ेगी। अगर हम वो चालान की राशि जमा नहीं कराते हैं तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और हमारी आरसी जमा कर ली जाती है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिससे हमारा जो वाहन है उसे भी कई बार ट्रैफिक पुलिस अपने पास, अपने अंडर रख लेती है और हमें वापस नहीं करती है जब तक कि हम वो चालान का पैसा जमा नहीं कर देते हैं। तो इससे बदनामी तो होती है, पैसा भी जाता है और हमें असुविधा भी होती है। अगला है, बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए। एक तो आपकी पॉकेट मनी चली जाएगी, और अगर आपके पास पॉकेट मनी नहीं है और आप इस तरह का कोई भी गलत काम कर रहे हैं, किसी गेम में पैसा लगा रहे हैं, तो आप वो पैसा कहाँ से लेंगे? अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, वो नहीं देंगे, चोरी करना चाहेंगे, किसी दोस्त से उधार लेंगे। इससे क्या होगा? आपको अपने काम पर पछताना पड़ेगा, आपकी बेइज्जती होगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके दोस्तों को पता चलेगा तो वो भी आपको हीन दृष्टि से देखेंगे, आपको अपने आप पर शर्मिंदगी होगी और आपको आगे जाके इस काम पर पछताना पड़ेगा। तो इस तरह के काम कभी भी नहीं करने हैं।
आगे है आज की पहेली और इसमें हमें दे रखा है खान पान सम्मान। ये जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में एक मात्रा का उपयोग बार बार किया गया है। वो कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, जैसे खा, पा और मा। ऐसे ही 2 वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं जिसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया। ऐसे ही 2 वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं जिसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया गया है। पहला है नीली नदी धीमी थी। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और दूसरा है चींटी चीनी जिम गई। इसमें भी कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है। अब आप इसी प्रकार के वाक्य अलग अलग मात्राओं के लिए बनाइए। ध्यान रखना है कि आपके वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए और आप एक वाक्य में एक मात्रा को बार बार या फिर बिना मात्रा वाला शब्द ही ले सकते हैं। और यहाँ हैं सारी मात्राओं के वाक्य एक एक करके। आ की मात्रा से वाक्य बनाया है, माता का कहना मान। ई छोटी की मात्रा, सिमर मिलाकर चल या फिर मिलकर चल। बड़ी की मात्रा, मिनी की एक बहन थी। छोटा ऊ, चल सुबह सुबह उठकर टहल। बड़ा ऊ, खूब मजबूत बन। री, कृष कृतज्ञ बन। छोटा ए या फिर ए बोलते हैं इसे, मेले में केले के ठेले थे। आई, वैभव सैर कर। ओ, सोम अमोल दोपहर तक चल। औ, कौशल चौखट पर मत अटक। तो ये है मात्राओं से बने हुए वाक्य। अंतिम प्रश्न है खोजबीन के लिए। आपने इस पाठ में गिरधर कविराय की कुंडलियां बिना विचारे जो करे पाछे पछताए को पढ़ा। अब आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग करके एक अन्य कहानी बिना विचारे करो ना काम सुन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक इंटरनेट लिंक दे रखा है, आप इस पे जा कर के इस कहानी को सुन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 7 हिंदी मल्हार चैप्टर 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियां, इन कुंडलियों के सारे प्रश्नोत्तर यहाँ पर खत्म हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? जितने प्यारे आप हैं उतना ही प्यारा कमेंट जरूर छोड़ना। मैं आपके नाम के साथ आपका कमेंट अपनी अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगी, शो करूंगी और पढ़ूंगी भी सही। अब हम चलते हैं, उससे पहले कर दीजिए 4 काम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। दुर्गापाल मैम क्लास में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक या अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.